मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट की, और ये मैं टाफर रिवीजन श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, मैं उसका करा रहा हूँ रिवीजन। आपको वन शॉट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इसमें मैं बताऊँगा बोर्ड से रिलेटेड आने वाले प्रश्नों को। तो एक बार पूरा एक एक लेसन का हम लेकर के आ रहे हैं, पूरा वन शॉट। तो आप सभी लोग जोरदार लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहे और वीडियो को लाइक व हाइप कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी छात्रों के लिए ये सीरीज जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसमें से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ते हैं। तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दोनों आवेश हैं और उनके बीच में कितनी है दूरी, r दूरी है। यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। अब मैं बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परिभाषा क्या है इसकी, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। इतिहास, लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ में जो है आवेश का गुण देखा था। ठीक, प्रयोग, ऊनी या रेशमी वस्त्र से रगड़ने पर अंबर नामक जो पदार्थ था वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा और यहीं से उन्होंने खोज कर दी। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, शब्द ग्रीक भाषा का शब्द था इलेक्ट्रॉन, अंबर और उसी से बना इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसका नामकरण किसने दिया था, तो इसका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर दोनों धनावेश होंगे आवेश तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अगर एक धनावेश एक ऋणावेश होगा तो आकर्षित करेगा। जैसे कांच की छड़ पर धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पर अगला नियम है मूल नियम, बेसिक रूल, यानी समजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और विजातीय यानी अनलाइक चार्जेज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। अब प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया है, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो जो है कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक की छड़ को जब बिल्ली खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल जो है यहाँ पर धनावेशित और प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया कि अगर प्लस प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक, यानी दूर भगाएंगे, और यहाँ पर लिखा है दूसरा भी प्लस माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक, इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगला देखते हैं यहाँ पर आवेश संसूचन व पदार्थ। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उपयोग आवेश की उपस्थिति का पता लगाना। कार्यविधि इसका क्या होता है, आवेशित वस्तु छूने पर सोने की पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण फैल जाती हैं। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, ये पत्तियां पहले दोनों जुड़ी हुई होती हैं आपस में, लेकिन इसी के अंदर जब प्रतिकर्षण होता है तो क्या होता है, ये दोनों दूर दूर फैल जाती हैं। इससे हमको पता चलता है कि इन दोनों पत्तियों पर समान आवेश है, तभी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, दूर भगा रही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, चालक तथा विद्युतरोधी। चालक यानी कंडक्टर्स, वे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह आसानी से होने देते हैं चालक कहलाते हैं, जैसे धातु हो गई और मानव का शरीर हो गया। विद्युतरोधी यानी इंसुलेटर, वे पदार्थ जो धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने देते, जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी। भूसंपर्कन अर्थिंग, पृथ्वी के साथ आवेश का साझाकरण। भूसंपर्कन तार जोड़ दिया जाता है पृथ्वी से, ताकि अगर कभी धारा का मान बढ़ जाए अचानक से तो पृथ्वी में चला जाए। अब हम लोग देखेंगे आवेश के मूल गुण। आवेशों का जोड़ योग्यता यानी एडिटिविटी यानी जोड़ना का नियम यहाँ पे देखेंगे। तो कुल आवेश जो होता है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसे हम लोग आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, यहाँ पे ये टोटल आवेश जो है इन सबके योग के बराबर होता है। और आवेश होती भैया एक अदिश राशि, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हेडिंग है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित करना इसका संभव है।
यहाँ देखेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सभी मुक्त आवेश मूल इकाई के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब जितना भी दुनिया में कोई भी आवेश है, किसी पदार्थ पर आवेश है, तो आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, आंशिक गुणज संभव नहीं होता है। यानी पूरा पूरा चार्ज होगा, मैंने 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, इस तरीके से, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो फार्मूला यहाँ से हो गया Q बराबर NE, जहाँ एन की जगह हम रख सकते हैं 0 +-1 +-2 पूर्णांक जितने भी होते हैं उनको। और ई का मान जो है मिलिकान ने सबसे पहले बताया था 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। खोज इसकी की, विद्युत अपघटन की खोज किसने की थी? फैराडे ने, और सिद्ध किया था मिलिकान ने तेल के बूंद के प्रयोग से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह नियम केवल सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, स्थूल स्तर पर आवेश को सतत माना जा सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मात्रक और परिमाण यानी यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। तो इस कूलाम मतलब आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, यही आपको याद रखना है। कूलाम, क्या कूलाम बड़ा मात्रक है? प्रश्न है, क्या ये कूलाम बड़ा मात्रक है? तो हाँ, यदि 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकालें तो 1 कूलाम इकट्ठा करने में 200 वर्ष लगेंगे। भैया समझ गए, 1 कूलाम आवेश कितना बड़ा मात्रक है? बहुत बड़ा मात्रक है। यदि हम 10⁹ इलेक्ट्रॉन माने 9 जीरो बढ़ा लोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने 10 करोड़ और अरब, 10 करोड़ के बाद में अरब, अगर अरब 1 अरब इलेक्ट्रॉन भी निकाले पर सेकंड तो 1 कूलाम आवेश इकट्ठा करने में 200 साल लग जाएंगे। समझ सकते हो कितना बड़ा आवेश है। अब देखते हैं जल का उदाहरण। जल का उदाहरण, 1 कप जल में, माने ये सब NCERT के क्वेश्चन हैं, परीक्षा में आने वाले की पूर्ण संभावना है। एक जल का उदाहरण मतलब 1 कप जल अगर लेंगे, माने 250 ग्राम पानी लेंगे, तो उसमें लगभग 1.34 10⁻7 कूलाम धनावेश और ऋणावेश आवेश होता है। मतलब इतना ही धनावेश और इतना ही ऋणावेश होता है। छोटे मात्रक, तो ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोनों। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम और 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अधिस्रूप शर्त केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है। कूलाम का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसको हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है F बराबर K Q1 Q2/r², और K विशेष प्रयोगों के आधार पर K का मान माना गया है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और इप्सिलॉन जो है यहाँ पर यह है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 10⁻12 और कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इस मात्रक के उल्टा ये मात्रक होता है। ठीक, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कूलाम का सदिश रूप। कूलाम का सदिश रूप देखते हैं। बल एक सदिश राशि होती है, तो कूलाम यानी F21, यहाँ पर देखो 2 आवेश है, Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। Q2 इधर को बल लगा रहा है, Q1 उस साइड को अपना बल लगा रहा है। ठीक, और बीच यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ से Q1 की दूरी R1 है और Q2 की दूरी R2 है, वेक्टर R2, और इन दोनों के बीच की दूरी R21। और देखो यह आवेश जो Q1 है ये Q2 पर बल लगा रहा है F21 दिशा में, और ये Q2 जो है उधर को आवेश लगा रहा है F12 की दिशा में। माने Q2 Q1 पर बल लगा रहा है F12 और Q1 Q2 पे लगा रहा है F21। ठीक, माने ये जो बल F21 लग रहा है इस साइड को, ये Q1 लगा रहा है, और जो वो बल लग रहा है उसको Q2 लगा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, पहले F21 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का जो है का स्क्वायर और R21 कैप। R21 1 से 2 की ओर एकांक सदिश है। ये R21 जो दूरी है 1 से मतलब Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये बल लग रहा है उतना ही बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, तो F21 बराबर -F21, यही होता है कूलाम का सदिश निरूपण, और यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन भी करता है। तो इतना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दोगे तो भी आपका नंबर मिल जाएगा। देखते हैं विद्युत बल वर्सेज गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है। तो वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर Q1 Q2/r²,
और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे r²। और यहाँ होता है F बराबर Q1 Q2 बटे r², जो भी कूलाम के नियम में पढ़ा 1/4πε0 वो वाला। प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है वैद्युत बल, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल होता है आकर्षण बल, केवल खींचता है, भगाता नहीं है। शक्ति क्या है? अत्यंत प्रबल। वैद्युत बल अत्यंत प्रबल बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे दुर्बल बल है, कमजोर बल है, और सबसे लंबी दूरी तक लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। वहीं वैद्युत बल बहुत ही प्रबल बल है। देखते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट आ गया, नोट करिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से 10⁻39 गुना शक्तिशाली है। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना जो है अधिक शक्तिशाली है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब देखते हैं, आवेश वितरण, धातुओं के गोलों का संपर्क। यदि एक आवेशित गोले को समान आकार के अनावेशित गोले से स्पर्श कराएं तो आवेश दोनों पर बराबर बढ़ जाता है। जैसे एक आवेश का गोला है हमारे पास में, धनावेश है, और इस पर चार्ज कितना है? Q, और प्लस का Q, और ये दूसरा गोला, इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो है। लेकिन जब इनको हम लोग स्पर्श करा देंगे, संपर्क करा देंगे, तो कुछ देर बाद इसमें से आवेश दूसरे वाले में जाने लगेगा, और दोनों पे बराबर बराबर जब हो जाएगा फिर इसको हम अलग कर लेंगे तो Q/2 माने आधा आधा दोनों पे आवेश हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं आवेश का वितरण नियम। दूरी का प्रभाव, अगर दूरी आधी कर दी जाए तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब दूरी जितना ही, देखो दूर दूर हैं, जितना ही दूरी घटाएंगे मतलब पास में लाएंगे तो बल बढ़ जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो बल घट जाएगा। अध्याय का सारांश देखते हैं, फार्मूला शीट। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE, और कूलाम का नियम ये वाला है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। सदिश रूप F12 बराबर -F21, और K का मान 9×10⁹ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला, बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो पहला आ गया अध्यारोपण का सिद्धांत, हर बार परीक्षा में लगभग आता ही है। तो किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इसे ही हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे कि कूलाम का नियम इम्पॉर्टेंट, कूलाम का नियम प्लस सदिश का नियम। यहाँ पर देखेंगे गणितीय रूप इसी का, किसका गणितीय रूप? अध्यारोपण के सिद्धांत का। यदि n आवेश Q1 Q2 Qn है तो Q1 पर कुल बल F1 लग रहा है, तो F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14, इस तरीके से F1n व्यापक सूत्र इसका इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। वेक्टर F1 बराबर 1/4πε0 सिग्मा n से i बराबर 2 से लेकर n तक Q1 QI बटे Q1 QI मतलब R1 I का होल स्क्वायर R1 R कैप 1 I कैप। इस फार्मूला आपके सामने है। बलों का संयोजन समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा किया जाता है। उदाहरण देखते हैं 1.5 समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रिंगल। प्रश्न, त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश का परिणामी बल बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है हल शीर्ष A B C पर समान आवेश, A पर भी Q, B पर भी Q और C पर भी Q आवेश रखा हुआ है। सममिति के कारण FAB, यानी ये A वाला इस पे लगाएगा FAB बल FA, और ये वाला FB बल लगाएगा, और C वाला FC बल लगाएगा। तो परिमाण सबका समान है। तो बलों के बीच का कोण कितना है? 120 अंश है। इनके बीच ये जो कोण बन रहा है, 1 मिनट, ये जो एंगल बन रहा है ये है 120 अंश, ये है 120 अंश का एंगल। तो 120 अंश का एंगल है, तो यहाँ पर जो बल आएगा वो नेट बल कितना आ जाएगा? 0 आने वाला है। तो इसको याद रखेंगे। समान आवेश प्लस सममित आकृति हो, सेम आकृति हो, तो केंद्र पर शून्य बल लगता है। अब देखते हैं उदाहरण 1.6 बलों का सदिश योग। बलों का सदिश योग यहाँ पर देखेंगे, शीर्ष A और B पर प्लस Q तथा माइनस Q दो आवेश हैं, प्लस Q माइनस Q।
ठीक। तो यहाँ पर वही जो है आवेश ए पर बल बी के कारण जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, बी के कारण प्रतिकर्षण F12, यहाँ पे जो है बी के कारण नहीं सी के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बी होना चाहिए था और यहाँ पर सी, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो देखो ये प्लस वाला, एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है और उसके चारों ओर, जैसे चुंबक होता है, चुंबक के चारों ओर का अपना क्षेत्र होता है, इसी प्रकार आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्लस क्यों है, तो इसके चारों ओर जो आवेश होगा वो क्या करेगा, अगर प्लस आएगा तो उसको भगाएगा और माइनस आएगा तो उसको आकर्षित करेगा। यह एक सदिश राशि होती है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता है एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम। अब देखेंगे परीक्षण आवेश की शर्त, कंडीशन फॉर टेस्ट चार्ज। स्रोत क्यों क्षेत्र, मतलब आवेश जो है क्षेत्र उत्पन्न करता है, परीक्षण आवेश प्रभाव का परीक्षण करता है। मतलब जैसे बड़ा आवेश है तो वो क्षेत्र बनाएगा, और छोटा आवेश जो परीक्षण आवेश है, जैसे कि मान लिया 10 कूलाम का आवेश है तो वो क्षेत्र बनाएगा, और 1 कूलाम का आवेश जो है वो यहाँ पर परीक्षण आवेश माना जाएगा, मतलब कम वाले को परीक्षण माना जाएगा। शर्त क्यों अत्यंत छोटा नगण्य होना चाहिए, ताकि स्रोत आवेश क्यों विचलित ना हो, ताकि जो है स्रोत ही ना भाग पड़े। शुद्ध परिभाषा विद्युत क्षेत्र की ये है, लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 F अपान वेक्टर F अपान क्यू। विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो देखो दो प्रकार का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश में क्या होता है, त्रिज्या के रूप में बाहर की ओर होता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, और माइनस वाले में अंदर की तरफ आता है, क्योंकि माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को आकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगा अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण ये फार्मूला 1.45 क्यों बटे आर स्क्वायर। परिमाण का सूत्र केवल दूरी पर निर्भर यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आवेशों के निकाय का क्षेत्र। यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। किसी बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे बल में बताया था, वैसे वैद्युत क्षेत्र में भी ये फार्मूला पूरा रहने वाला है। अगर नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा है, इतना भी लिख दोगे आप तो भी उतना ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, फिजिकल सिग्निफिकेंस। विद्युत पर्यावरण, यह आवेशों के निकाय के प्रभाव को दर्शाता है। बल निर्धारण, बल निकालना तो F बराबर क्यू ई। समय विलंब, विद्युत प्रभाव ताक्षणिक नहीं होते हुए प्रकाश की चाल से चलते हैं। निष्कर्ष, त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया वो इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे गति और त्वरण। एक समान क्षेत्र में आवेश का गिरना त्वरण कहलाता है, तो ये त्वरण का सूत्र याद रखेंगे। एक समान क्षेत्र में आवेश का गिरना, एक समान विद्युत क्षेत्र, उसमें अगर आवेश गिर रहा है, आ रहा है, तो उसको हम लोग त्वरण कहेंगे। विरामावस्था से h दूरी पर गिरने में लगा समय, तो T बराबर √2h m बटे E AE याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन बनाम प्रोटॉन, माने इलेक्ट्रॉन मतलब इसका क्या है कि टाइम जो है √m माने द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भैया प्रोटॉन जो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो समय ज़्यादा लेगा गिरने में। जैसे कि प्रोटॉन भारी है तो प्रोटॉन ज़्यादा समय लेगा और इलेक्ट्रॉन कम समय लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का है तो उसे गिरने में अधिक समय लगेगा, किसे, प्रोटॉन को। गुरुत्व की उपेक्षा क्यों होती है, गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा क्यों होती है, तो विद्युत त्वरण 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तुलना में अत्यंत विशाल है, इसलिए जी को नगण्य माना जा सकता है। माने विद्युत त्वरण होता है ये बहुत ही क्या है, बड़ा है, और जबकि गुरुत्वीय त्वरण इसकी तुलना में छोटा है, इसलिए जी को नगण्य माना जा सकता है। विद्युत बिंदु ए व बी पर क्षेत्र, उदाहरण 1.8 जो है आपकी सरकारी बुक का होगा, तो यहाँ पर जो है इसको आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, ये भी आप लोग न्यूमेरिकल लगा दिया है हमने, इसको देख सकते हो आप लोग। और इसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो धनावेश है तो बाहर की ओर जा रही हैं, या क्षेत्र को चित्रात्मक रूप से दिखाने का तरीका है। नियम एक, धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाओं का पहला नियम,
धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जहाँ पे ऋणावेश होगा वहाँ समाप्त हो जाएंगी। नियम नंबर 2, रेखाओं का घनत्व क्षेत्र की प्रबलता, मतलब जितनी सघन होंगी वैद्युत बल रेखाएं उतना ही वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। पास पास रेखाएं होंगी तो प्रबल क्षेत्र होगा, दूर दूर होगी तो दुर्बल क्षेत्र होगा। देखते हैं महत्वपूर्ण गुण। दिशा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे कि ये इस तरीके को जा रहा है, ये रेखा खींच दिया तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है। प्रतिच्छेदन, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये सभी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। कारण, यदि वे काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यह एक काल्पनिक वक्र है, टेढ़ी रेखा है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्षेत्र रेखाएं लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस होती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ आती है, मैंने पहले ही बता दिया। ये देखो वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, खुले वक्र होती हैं, यानी खुली ऊपर चली जाती हैं। और जबकि चुंबक में क्या होता है, चुंबक में ऐसे जाके ऐसे समाप्त हो जाती हैं, तो वो बंद लूप बनाती हैं। एकल आवेश के लिए अनंत से शुरू या अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। वैद्युत फ्लक्स आ गया टॉपिक भैया, वैद्युत फ्लक्स आ गया। किसी पृष्ठ से अविलंबोत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की या बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत होती है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस डेल्टा एस, या फिर डॉट हटाएंगे तो यह अदिश राशि है तो कॉस थीटा लग जाएगा। अदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस लगता है, वेक्टर को मतलब उसके क्रॉस के साथ में साइन लगता है। ई और डी एस के बीच कोण कौन है, थीटा कोण है यहाँ पे। तो फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस या ई डी एस कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश, एक पर प्लस क्यों एक पर माइनस क्यों और अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं। 2a या 2l जो भी ले लें। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश Q1 और Q2 का युग्म जो अल्प दूरी पर स्थित हो, उदाहरण H2O या Cl। जैसे H2O है तो H प्लस और OH माइनस के बीच में हो जाएगा। इसी प्रकार यह Cl है तो H प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L या Q इंटू 2A, मतलब बीच की दूरी। दिशा इसकी होगी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मीटर, तो इसका मात्रक आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो है ये डायग्राम है और इसका ये फार्मूला है 2p/r³। ई बराबर 1.4570 2p/r³। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होगा इसका p/r³, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, तुलना करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में 2p/r³ के समानुपाती होती है और इसमें निरक्षीय में p/r³ के समानुपाती होती है। इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव समान दिशा में होंगे लेकिन इसमें विपरीत दिशा में होंगे। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 गुणे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, तो यहाँ इसका भी फार्मूला देखेंगे, मतलब टाउ, यानी टाउ माने एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण। ठीक, टाउ। तो कुल बल क्या होगा, शून्य, क्योंकि प्लस क्यों और माइनस क्यों ये जो है निरस्त हो जाएंगे। तो बल आघूर्ण टाउ अलग अलग रेखाओं पर लगते हैं, इसलिए यह घूर्णन करता है। मतलब ये इसको क्या करेगा, आपस में नहीं लेकिन ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा जब तक ये सीधी रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं आ जाता तब तक। तो इसका बल मतलब इसका बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा, टाउ बराबर एक बल गुणे उसके बीच की लंबवत दूरी, यानी QE इंटू 2A साइन थीटा। ये जो लंबवत दूरी है ये वाली 2A साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P इंटू ई। अगर आपको ये पूरा प्रूफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर मैंने सॉल्यूशन करा रखा है फिजिक्स का, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग, बड़ा वाला। यह द्विध्रुव को क्षेत्र ई की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, यानी इसको घुमा के वैद्युत क्षेत्र में लाने का
प्रयास करता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 प्रकार से होता है। रेखीय आवेश मतलब किसी तार पर यानी रेखा के रूप में, और किसी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश, माने क्षेत्रफल के और घन के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल, और इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा या वितरित आवेश की मात्रा, तो इसका हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्षेत्रफल है। और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, यानी एकांक आयतन में पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब होता है। अब हम लोग देखेंगे गाउस का नियम, गाउस लॉ। कथन किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये फार्मूला इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, सिग्मा क्यू बटे ε0, और ये वाला पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए E.ds बराबर सिग्मा क्यू बटे ε0। क्यों? इन क्या है, सतह के अंदर का कुल आवेश यह कूलाम के नियम मतलब कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित होता है। अब गाउस के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यह किसी भी आकार या साइज के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, माने पूरा सिस्टम बंद होना चाहिए। उसमें क्यों सभी आंतरिक आवेशों का बीजगणितीय योग है। आवेश पृष्ठ के अंदर कहाँ स्थित है इससे फर्क नहीं पड़ता। पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। गाउसियन पृष्ठ यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसे हम गणना के लिए चुनते हैं। जैसे इतना हमने बंद कर लिया, इसी को हम लोग गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। यह नियम सममित वाले निकायों में क्षेत्र निकालने के लिए सबसे उपयोगी होता है। अब यहाँ देखेंगे बेलनाकार पृष्ठ, ये बेलनाकार पृष्ठ है। इसके लिए जो है आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा एक जगह जो है रिवीजन के लिए आपको फार्मूले देंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, और ये आ गया इम्पोर्टेंट प्रूव अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। इसके लिए आपको प्रूव कैसे करना है, ये चित्र बना है। फुल वीडियो जो है इसका हमारे वीडियो के उसमें है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बेलनाकार त्रिज्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और यहाँ से ये सॉल्व होके आता है E बराबर लैम्डा बटे 2ε0 बटे r, माने ये वाला फार्मूला आप लोग याद रख कर लेंगे इसको। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए भी ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका फार्मूला आएगा E बराबर सिग्मा बटे 2ε0। आवेशित पतला गोली खोल है इस ये वाले, अब तो E बराबर क्यू बटे 4πε और r स्क्वायर इसके लिए, और ये जो है जब r छोटा हो तब 0 होता है। इसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर ये रिवीजन है, यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर रिवीजन दिखाया गया है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वहाँ से आप लोग इसको विस्तार रूप में भी देख सकते हैं। वीडियोज़ को मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है उनको। यहाँ पर उनकी कुछ बीमाएँ भी दिखाई गई हैं, ये बीमाएँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका आप लोग बीमाएँ और मात्रक इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेना। प्रश्न हल करने के लिए यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ। आवेश वितरण दिया हो तो पहले सममित देखें और ये सारी चीज़ें, और इसके बाद ये टॉपिक ज़रूर पढ़ करके परीक्षा में जाएँ। बेस्ट ऑफ लक। गाउस का नियम का कथन, अनंतार वाला डेरिवेशन, गोली खोल वाला, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ध्रुव पर टार्क माने बलागुण। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से विस्तार रूप वाले वीडियो भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।